नमस्कार सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप से भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात इस पर ना करते हुए। ठीक है, चलिए सीधे सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर का मान क्या होगा? मेरे दोस्त 1 2 3 क्या है? ये नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6। ये हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। कहाँ है? ये तो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। p इंटू पी प्लस वन और 2p प्लस वन, ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा? तो मेरे दोस्त क्यूब का सम हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं। तो ये क्यूब का सम क्या होगा, नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? और मेरे दोस्त ये स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं ये क्या है। सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? दो अंकों की विषम संख्या। अब बताइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। 2 डिजिट नंबर की शुरुआत 10 से होती है और कहाँ तक? 99 तक। ठीक है, हमें 2 डिजिट का क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। तो आप सोचिए कि पहला ऑड नंबर 11 होगा, फिर अपने पास 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, डॉट 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 डॉट, ये हमारा 99 होगा। हमें चाहिए इसका योगफल। मेरे दोस्त सबसे पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस और प्लस 1, तो हो जाएगा 45। ये 45 टर्म हो गया। अब क्या चाहिए हमें? हमें इस 45 टर्म का सम चाहिए। सम ऑफ 45 टर्म हो जाएगा 45 अपॉन 2। ठीक है, 45 अपॉन n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या हो जाएगा? 45 और ये 55। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 का मल्टीपल होगा और लास्ट में 5 होगा। 9 का मल्टीपल लास्ट में 5 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 9 का मल्टीपल लास्ट में 5 यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। अब कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले बात, अगर ये 40 है और अगर इससे 50 भी लेते हैं तो 40 गुने 50 2000। इसका मतलब आंसर 2400 के आसपास आएगा, 4000 के आसपास बिल्कुल भी आंसर नहीं जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या है ये? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, तो बताइए पी का मान क्या होगा? सबसे पहले इसका रूट हमें नहीं पता कि इसका रूट है क्या। अगर इसके रूट को अल्फा बीटा मान लें, ठीक है, और देखें तो इस दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1, और हम सभी जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट -b/a, यानी ये हमारा -p हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पर? आप बारी बारी से अल्फा बीटा निकाल लो। ऐड करोगे, बीटा से बीटा कैंसिल आउट होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा -p + 1। अल्फा निकालने जाएंगे, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये p - 1 और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक बारी से घटा दें तो घटा देंगे ना, तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस बीटा ट्वाइस ऑफ बीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास -p और -1 हो जाएगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा p + 1 और बाय में 2। तो ये हो गया हमारे बीटा का मान और ये हो गया हमारे अल्फा का मान। अब आप कहोगे अल्फा बीटा आपने दोनों क्यों फाइंड किया है?
हमें p का मान मांग रहा है। हम एक उपाय यहाँ पर और भी कर सकते हैं, कहोगे क्या, क्या और हो सकता है यहाँ पर? मेरे दोस्त यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करने जाओगे तो c बाय ए हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। और यदि हम इधर रूट का प्रोडक्ट करेंगे यानी अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे 2 और दूनी कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12। यहाँ से p बराबर प्लस माइनस 7 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम है तो कंफर्मेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, कहीं से इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। 4 नंबर क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपके ग्रुप में भी इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूं, ताकि लोग जो अभी तक नहीं जुड़े होंगे वो इसमें ज्वाइन कर जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा करके निकाल सकते हैं, मैंने मना कहाँ किया है? अरे मैंने मना कब किया? मैंने तो कहा ना कि एक तो तरीका हमारा ये होगा जो आपने यहाँ पर देखा, एक तरीका होगा कि आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं। मना कौन किया है? चलो ये तो हमने, अब जैसे देखो ना, हमें अल्फ डिफरेंस दिया हुआ था 1, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हम क्या निकाल सकते थे, तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, ये हमारे पास 12 है। आप यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर लो, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, इसलिए इतना हेडेक नहीं लेना है, आराम से काम करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इक्वेशन 3x माइनस 4y बराबर 12 और ये 6x माइनस 8y बराबर 48 की प्रणाली में क्या है? कह रहे कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा? a1 बाई a2 करिए, a1 और बाई a2 करने जाएंगे 6 हो जाएगा। ये आपके पास b1 है और b2 करने जाएंगे -8 हो जाएगा। c1 आपके पास 12 है और c2 48 है। यहाँ से देखो 1/2, यहाँ से देखो ये भी 1/2, लेकिन ये 1/4। इसका मतलब ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, यानी ये कौन सा केस है? ये पैरेलल वाली केस है। और पैरेलल वाली केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है किसी ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 5 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो शार्प अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होगा, अल्फा, बीटा और गामा। और आपसे क्या कहा? ये तीनों रूट एपी में है। जब 3 टर्म एपी में होता है तो एक a माइनस डी होता है, एक a माइनस डी लेते हैं, एक a लेते हैं और एक a प्लस डी लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमसे d का मान मांगा है ना, तो आप ऐसा कर लो, एक बार सम ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट होना क्या है? क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या होता है? तो देखो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें अगर सम ऑफ रूट निकालना हो तो -b/a होगा। दो रूट का अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो माइनस, यहाँ ध्यान देना, c/a होगा। और यदि तीनों रूट का प्रोडक्ट एक ही साथ निकालना हो तो -d/a होगा। ये तीनों रूट का सम है, दो के प्रोडक्ट का सम है, और ये तीनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -b/a, तो माइनस b आपका -12 है, i में हमारे पास 1 है। तो आप देख सकते हैं यदि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो d से d खत्म हो जाएगा। ये मेरा 3a का मान 12 होगा और a यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। a हो गया 4। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं? एक हमको तो d चाहिए ना, एक काम और कर लो, प्रोडक्ट कर लो। अगर आप प्रोडक्ट करते हो अल्फा बीटा गामा -d/a, तो माइनस
डी के जगह पर क्या है -28 और बाय में ए, तो ए के जगह पर 1 है। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी कितना होगा 28। अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये अपने पास a हो जाएगा और ये 28। a का मान है कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू ये 4 बराबर 28। अब ये कट गया यहाँ से 7 बार में, तो 7 आके इधर घटेगा 9, जो डी स्क्वायर होगा, तो डी का मान +-3 हो जाएंगे। तो डी का मान +-3 हो जाएंगे। कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पर देख लिया है कि ये हमारे पास ऑप्शन के अंदर 3 अवेलेबल है, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। शब्द पोस्टमॉर्टम, पोस्टमैन के अक्षरों को ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से स्टार्ट होकर और एम से समाप्त होता है। सबसे पहले 4 3 7 लेटर है यहाँ। अगर 4 3 7 लेटर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टार्ट किससे होना है, टी से, और समाप्त किससे होना है, एम से। स्टार्ट होना है टी से और समाप्त होना है एम से। ओके, तो टी से स्टार्ट होगा यानी इस स्थान के लिए एक ऑप्शन है, एम से समाप्त होगा यानी इस स्थान के लिए एक ऑप्शन है। टोटल 4 3 7 में 2 ऑप्शन खत्म हो गया, तो इस स्थान के लिए 5 ऑप्शन बचा। 5 में कोई एक बैठ जाएगा इस स्थान के लिए 4 ऑप्शन, 4 में कोई एक बैठ जाएगा इस स्थान के लिए 3 ऑप्शन, 3 में कोई एक बैठ जाएगा इस स्थान के लिए 2 ऑप्शन, 2 में कोई एक बैठ जाएगा इस स्थान के लिए 1 ऑप्शन। अब लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा। अब जिनका आप में चलिए वेरी गुड, आ जाओ इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अरे कोई नहीं यार, देखो ना, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छया चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये समझना होगा कि एक लीप ईयर कितने दिनों का होता है। एक लीप ईयर 366 दिन का होता है और 366 डेज का मतलब क्या होगा, तो इसमें 52 वीक तो कंफर्म होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा भी होगा, 2 डेज एक्स्ट्रा। ओके, देखिए 366 दिन में 52 सप्ताह तो कंफर्म होंगे और मेरे दोस्त 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा होगा। अब सवाल यह है कि अगर 52 सप्ताह कंफर्म है तो सप्ताह के 7 दिन तो 52 बार तो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 53 शुक्रवार आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, 53 फ्राइडे। तो देखो सवाल यहाँ यह है कि 52 सप्ताह कंफर्म है तो 52 फ्राइडे तो कंफर्म हो गया, लेकिन मुझे चूंकि 53 फ्राइडे चाहिए, इसका मतलब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, उसमें 1 दिन हमें फ्राइडे चाहिए, है ना, क्योंकि 52 फ्राइडे यहाँ कंफर्म है। तो 52 फ्राइडे अगर होने की बात करता तो यहाँ तो हो गया, लेकिन बात यहाँ 53 फ्राइडे की कर रहा है। तो 53 फ्राइडे तभी संभव होगा जब ये 52 वीक में 52 फ्राइडे के अलावा बचे हुए 2 दिन में एक कम से कम फ्राइडे होना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये है कि बचा हुआ 2 दिन क्या हो सकता है, तो ये संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है। क्या इसके अलावे भी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है ना, ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो 2 दिन इन्हीं में से कोई हो सकता है, यानी केवल 7 पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ 53 फ्राइडे होना क्या
इस पर डिपेंड करेगा या इस पर डिपेंड करेगा? तो आप कहोगे सर 52 वीक कंफर्म है तो 52 फ्राइडे तो कंफर्म हो गया, लेकिन 53वां फ्राइडे यानी 53 फ्राइडे के लिए हमें एक फ्राइडे और चाहिए, और वो जो एक फ्राइडे है ये 2 दिन एक्स्ट्रा जो बचा है उसमें से मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इस 52 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप मुझे बता दो कि बचे हुए 2 दिन जो एक्स्ट्रा हैं उसमें फ्राइडे कहाँ कहाँ है? तो फ्राइडे एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी बचे हुए 2 दिन में अगर मुझे एक फ्राइडे चाहिए होगा तो केवल यही 2 पॉसिबिलिटी संभव है। कितना में से? तो टोटल 7 पॉसिबिलिटी में से। टोटल 7 पॉसिबिलिटी में 2 पॉसिबिलिटी ऐसा है जहां एक फ्राइडे अवेलेबल है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2/7 होगा। अब आप में से जिनके 2/7 हैं वो कंफर्म है मेरे दोस्त। कुमारी नूतन शक्ति, थैंक्स सर, आपसे पढ़कर आज सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। लाइफ में आगे बढ़िए, इसी तरह हमेशा खुश रहिए, और जब भी समय मिले तो ऐसे ही गुरुजी को याद कर लिया कीजिए। ऐसे तो आप अब गुरुजी हो गए हैं तो आपका भी रेस्पेक्ट सेम है, ठीक है? ऐसा नहीं है, सभी लोगों का रेस्पेक्ट है, लेकिन आप गुरुजी हो गए हैं तो गुरुजी वाली रेस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए, है ना? आप डिजर्व करती हैं। देखिए पॉइंट 0,0, 2,0, 0,3 से बने आयत के चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा? इसके लिए आप कुछ ना करो, सिर्फ क्वाड्रांट एक्सिस बना लो। आप क्वाड्रांट एक्सिस जैसे ही बनाओगे, ये x का पॉजिटिव है, ये x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है। देख लो ये क्या है, ये है आपका दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपका भी होगा गुड़िया सिंह, घबराइए मत। देखिए एक पॉइंट हमारा 0,0 है, एक पॉइंट 2,0 है, ये हो गया 2,0, इसे पॉइंट ए कह दें। एक हमारा पॉइंट बी है जो 0,3 है, तो 0,3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? ये हमारा 0,3, वेरी गुड, ये 0,3 है। तो ये 2,0 है, 0,3 है। हमें क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल तभी संभव होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो कंफर्म है कि एक पॉइंट यहाँ होगा तभी रेक्टेंगल हो पाएगा, जो इसके सामने होगा और इसके सामने होगा। इस पॉइंट पर x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो 2,3 होगा। 2,3 आप में से जिनका होगा कंफर्म रहा होगा। मेरा सेट कहाँ मिलता है? ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसका मैं अभी डिस्कशन करा रहा हूँ। यही है वो सेट, ठीक है? आप अभी सेशन कौन सा चल रहा है? तो 20 सेट है। अब देखिए अभी सेशन 8 चल रहा है, इसके बाद सेशन 9 आएगा, आफ्टर दैट ऐसे ही ये चलता रहेगा। हम किसी से नाराज नहीं हैं मेरे दोस्त, थोड़ा इमरजेंसी शेड्यूल हो जाने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे से ऐसा कुछ नहीं होना है। आपका हर चीज़ का मैंने अलग अलग बंटवारा कर दिया है। बहुत क्लास लड़ जाता है जिसकी वजह से कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए डोंट वरी, पेशेंस आज पर रखिए, काम करने दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये क्या है, 24 सेमी लंबे, 14 सेमी चौड़े और 7.5 सेमी ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा? ये मामूली सा सवाल है, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन तो खुद ही कर लिया करो, ठीक है? ये कर लेना खुद से। 3 कारों की चाल इतना 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 है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लगने वाले समय का रेशियो क्या होगा? मेरे दोस्त, जब स्पीड का रेशियो दे दिया है ना, तो टाइम का रेशियो निकालना बहुत आसान है, इससे डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो आइए ज़रा देखते हैं, ए, बी और सी, ये हमारे पास 3 कार है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो देखो स्पीड का रेशियो है क्या? 2:3:4। वी नो दैट, हम सब लोग मेरे दोस्त जानते हैं कि टाइम के इन्वर्स रेशियो में स्पीड होता है और स्पीड के इन्वर्स रेशियो में टाइम।
अगर हम टाइम का रेशियो लेने जाएंगे तो इसका इन्वर्स रेशियो निकालने के बहुत आसान आसान तरीके हैं। जिनका इन्वर्स रेशियो चाहिए उसको ढक दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। ये बीच वाले को ढक दो तो 8 हो जाएगा। इसको ढक दो तो 3 2 6 हो जाएगा। बाकी इसको सिंपलेस्ट कर लो, ये 6 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यही आपका टाइम का रेशियो हुआ। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ 100 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो इसको देखते हैं। यहां पर साइन थीटा का मान m/n है। बताओ इसका मान क्या होगा ऑप्शन में। मेरे दोस्त सबसे पहले साइन थीटा अगर m/n है, आप चाहो तो यहां पर कोई वैल्यू ले सकते हो। आप चाहो तो कोई वैल्यू ले सकते हो। अगर आप वैल्यू नहीं लेना चाहते हो तो फिर तो मेरे दोस्त बहुत थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, टफ नहीं करना है, आप आराम से काम कर लो। अब देखो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ सिंपल सा। ठीक है, क्या मान लिया? 4/5 मान लिया। क्यों वेरिएबल में सॉल्व करने जाएं? तो साइन थीटा को हमने 4/5 मान लिया। m का मान 4 है, n का मान 5 है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस निकालेंगे 3 हो जाएगा। क्या चाहिए? टेन थीटा प्लस 4, टेन थीटा प्लस 4 और 4 कॉट थीटा प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान दो, टेन थीटा प्लस 4 और 4 कॉट थीटा प्लस 1। तो ऐसा करिए ना, टेन थीटा का मान क्या होगा? p और बाई b। तो p का मान 4 है और b का मान 3 है प्लस 1। 4 इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी 3/4 प्लस 1। फाइनली ये होगा 7/3 और नीचे रह जाएगा 4। ठीक है, 4 4 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7/12। 7/12 आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 7/12 बनाता है। 7/12 क्या कहीं पर संभव है? चेक करके बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ चेक करके भाई। अगर हम यहां पर m और n, m का मान 4 और n का मान 5, ठीक है, 25 में से 16 गया, नीचे 7 आ रहा है। यहाँ भी संभव नहीं है 12 आना और यहाँ भी संभव नहीं है 12 आना। मतलब डिनोमिनेटर में 12 जो है ना वो कहीं पर भी संभव नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। +4 है सर। अच्छा, +4 है। 1 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा ये 12 4 16, 16/3 हो जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा। तो मेरे दोस्ती हो जाएगा 4/3। अब चेक कर लेते हैं 4/3 कहीं पे आ रहा है। m का देखो तो, यहाँ पर ये 4 हो गया, n² यानी हमारा हो जाएगा 25। 25 और -4 21। 3 कहाँ से आएगा? ये 5 का स्क्वायर 25 नहीं आ रहा है। फिर भी 3 नहीं आएगा कहीं पे, फिर भी 3 नहीं आएगा। कुछ भी कर लो फिर भी नहीं आएगा। ओके, चलो इस पर आते हैं, इसको देखते हैं। x² y² प्लस 1/x² y² 83 है, तो इसका मान क्या होने वाला है? अब देखो मेरे दोस्त, a² प्लस b² को हम ये भी कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab और बराबर 83। अब देख लो यहाँ 83 से 83 तो चला जाएगा। xy माइनस 1/xy का होल स्क्वायर, ये हमारा 81 हो जाएगा। xy माइनस 1/xy, ये हमारे पास +-9 नज़र आ रहा है। जहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आराम से आप कर लेना। अरे क्या हो गया यार, क्यों इतने परेशान हो? बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ हो रहा है? यहाँ पर नीचे 4 हो रहा है, ऊपर हमारे पास 12 4 16, 16/3 हो रहा है, 4/3 हो रहा है। कहाँ 4/3 आ रहा है? हैं? आप यहीं पर देख लो ना।
अगर आप यहाँ पर m का मान रखते हो 4, 16, 25, तो 16 में 25 गया तो -9 आएगा ना। -9 का वर्गमूल क्या होगा, समझ में आ रहा है? -9 का वर्गमूल इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों फालतू में बात कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ क्या किया जा सकता है। देख रहे कॉट cos 28 प्लस साइन 28 बराबर k है, तो cos 17 डिग्री का मान क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, cos 17 डिग्री का हम मान कैसे निकाल सकते हैं? एक काम तो कर ही सकते हैं, 45 माइनस 28 कर सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 28 ये तो 17 हो ही जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो cos a माइनस बी, तो जब cos a माइनस बी है तो cos a साइन बी, सॉरी मेरे दोस्त, cos a cos b और प्लस साइन a साइन b, ठीक है। cos 45 1/√2 ये हमारा cos 28, साइन 45 1/√2 ये हमारा साइन 28। यहाँ से 1/√2 हम कॉमन करते हैं, cos 28 और प्लस साइन 28 होगा। देख लो जरा, 1/√2 cos 28 प्लस साइन 28 ये हमारा हो गया k, यानी इस क्वेश्चन का आंसर k/√2। देखो, एक टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर के शीर्ष से चिमनी के जड़ का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, टावर की ऊंचाई इतना है तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा? सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं, टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन, इसका मतलब है कि टावर नीचे है और चिमनी ऊपर है, तभी जाके ऐसा हो सकता है कि टावर के शीर्ष पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन, ठीक है। तो आप देख लो जरा सा क्या हो सकता है। यह है टावर और यह है चिमनी। टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। फिर क्या कहा, टावर के शीर्ष से चिमनी के जड़ का ये अवनमन कोण कितना है? ये हमारा 30 है। और ये क्या है? ये आपका फुट है, ठीक है। क्या दिया है? टावर की ऊंचाई 40 मीटर है, ये 40 मीटर है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से काम कर सकते हो। अब देखो 60 के लिए ये √3 है और ये हमारा 1 है, 30 के लिए ये अपना 1 है और ये √3 है। अब आप सोचो, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड इक्वल होता है। अगर ये √3 है तो इसे भी √3 बनाओ। इसके लिए इसमें √3 से गुना किए हैं तो इसका साथ ही यहाँ है, इसमें भी करना होगा। ये हमारे पास हो गया 3। अब देखो ये 1 तो ये भी अपना 1 होगा, तो पूरा पूरा चिमनी का हाइट क्या हो जाएगा? तो पूरे पूरे चिमनी का हाइट 3 और 1 ये हमारा हो जाएगा 4। 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब 1 का मान 40 मीटर है तो 4 का मान क्या होगा? 4 गुने 40 यानी 160 मीटर। तो 160 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 160 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 160 ऑप्शन नंबर ए। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले, इसको देखते हैं। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल एक बाह्य कोण के माप का 24:3 है। अंतःकोणों के योग और एक बाह्य कोण का रेशियो दिया है इतना, तो बताइए उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा? आप लोग भी ट्राई करो, साथ में मैं भी आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। सबसे पहले मेरे दोस्त अंतःकोण का योग क्या होगा? n-2 इंटू 180 और एक बाह्य कोण क्या होगा? 360 डिग्री और बटे n। यही क्या दिया है? 24:1। आप खुद ही देख लो, 180 से 360 दो बार में जाएगा
n चला जाएगा ऊपर, n इंटू एन माइनस टू, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 48। क्या करें, ऑप्शन यूज़ करो ना मेरे दोस्त। 8 यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। हर क्वेश्चन को तरीके से बनाना जरूरी नहीं है, ऑप्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण इतना है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना है तो आयत का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले अनुपात की राशि x मान लें। बताइए तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, वर्ग का विकर्ण दिया है 4√6। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, √2 इंटू साइड, और ये दिया है 4√6। 4 और √6 को हम √3 इंटू √2 तो लिख ही सकते हैं, √2 से √2 चला जाएगा। स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। स्क्वायर का साइड 4√3। वेरी गुड मेरे दोस्त, क्या कहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का साइड अगर 4√3 आया है तो एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो 12x² बराबर 16 और 3 48। x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x का मान 2 हो गया तो लंबाई 8 हो गया और चौड़ाई हमारा 6 हो गया। अब आप ही सोच लीजिए, जिस आयत की, जिस रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, उसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 28। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। अब आप में से जिनका सी आ रहा होगा, करेक्ट रहा होगा। चलो ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 17 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति की वार्षिक इनकम 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उससे लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम लाख में क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो, मान लो कि पहले इनकम उसकी x थी, अब 5 लाख बढ़ गया तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमें कहा कि पहले टैक्स 12% था, ठीक है, और अब टैक्स कितना हो गया है, घट के 10% हो गया है। तो जिसके कारण पहले 10% था और अब 12% हो गया। सॉरी, देखो मेरे दोस्त, हुआ क्या है, इनकम 5 लाख से बढ़ गया। पहले इनकम x मान लिया, अब x प्लस 5 लाख हो गया। पहले टैक्स 12% था, अब टैक्स 10% है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000। 10,000 को आप लाख में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करो मेरे दोस्त, आप कहोगे क्या, अगर लाख में कन्वर्ट करना है 10,000 को तो 10 से गुना कर लो। एक बात बोलें क्या, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लो। देखो ये 10x हो जाएगा और ये तुम्हारा 50 हो जाएंगे, और ये 12x है बराबर 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 पर 2 जीरो हो जाएंगे, जो 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 10 लाख आके 50 लाख में घटेगा तो 40 हो जाएगा, इधर आके 2x हो जाएगा, x का मान हो गया 20। तो 20 लाख ये वो है जो इनिशियल इनकम था, लेकिन बढ़ा हुआ इनकम मांगा है, तो 20 प्लस 5 25 लाख हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ब्रदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े आगे, ठीक है। ये देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी, अगर ये 5/3 है और यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, तो पता है क्या करते हैं, जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा, और इधर अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, यानी ये हो जाएगा 4 और बटा 1। इस तरह से CND लगाते हैं। आप इसमें भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, जो पहले है वो आपका ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो आपका नीचे बचेगा। उधर आप एडजस्ट कर दो, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर,
ये हो जाएगा 1/cos थीटा, टेन हो जाएगा साइन बाय कॉस, कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस से कॉस चला गया, उलट दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा 1/4, साइन थीटा 1/4 हो गया। जिनका भी 1/4 आ रहा होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। पॉइंट 0,2 और 1,-3 से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण क्या होगा? अब देखो, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करती है उस लाइन के इक्वेशन को ये दोनों लाइन सेटिस्फाई करेगा, सॉरी दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देखो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,2 रखने पर क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल। 0,2 रखने पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, 0,2 रखने पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट को भी रख के देख लो, ये हो जाएगा आपका x का मान अगर 1 रखते हैं, y का मान -3 रखते हैं, हो जाएगा 5 - 5 0। बिल्कुल, दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, y - y1 बटा y2 - y1, y2 - y1 बराबर x - x1 बटा x2 - x1। ये हो जाएगा दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन। आप चाहो तो उस पर बैठा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा मेहनती हो जाएगा, ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा समय। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये लिखा है कि एक बैग में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंद है, 2 गेंदें यदृच्छ रूप से निकाली जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई भी नीला नहीं होगा? अगर नीला नहीं होगा तो लाल और हरा में से होगा, नीला नहीं होगा तो लाल और हरा में से होगा, यानी इस 5 में से होगा। इतना 5 में से कोई 2, जबकि निकाले हैं किस में से? 7 में से। तो 5 × 4 और 7 × 6 रिजल्ट हो जाएगा 2/3, यानी कि 10/21। तो 10/21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 21 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं BC, CA और AB का मिड पॉइंट DE और F है। ABC का एरिया इतना है तो समलंब चतुर्भुज FBCE का एरिया क्या होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, मान लो A, B और C, ये BC का मिड पॉइंट क्या है? D, AC का मिड पॉइंट है E और AB का मिड पॉइंट है F। यदि हम इसको मिला दें, आपको पता होना चाहिए किसी ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से पूरा ट्रायंगल 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में कन्वर्ट होती है। अगर ये 20 है तो 5 5 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या चाहिए मुझे इसी का तो एरिया चाहिए, मुझे इसका एरिया चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 15। इतना सोचने की ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्ट 15 लगाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बहुलक और माध्यिका मॉड और मीडियन के बीच का डिफरेंस इतना है, तो बताओ मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ध्यान दो, 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन। अब देखो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मॉड। देखो मैंने क्या किया, 3 मीडियन में 2 मीडियन रख लिया, 2 मीन ले आया। अब 3 में हमने इधर 2 रखा है, एक मीडियन अभी भी है जो उस पार भेज देता हूँ, तो जाके यहाँ माइनस में मीडियन हो जाएगा। यस, अभी मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, अब देखो क्वेश्चन में कंफर्म दिया है मॉड और मीडियन के बीच का डिफरेंस 2, मॉड और मीडियन के बीच का डिफरेंस 2 है। हमें मीडियन और मीन का डिफरेंस मांग रहा है, 2 कॉमन कर लो, यहाँ से आपका मीडियन और मीन हो जाएगा।
डिफरेंस लोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ये जो ऊपर में अभी लिखा है ना, आप इसे भी ध्यान रखना। और नीचे वाले को भी ध्यान रखना। ओके मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बताइए उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर किसी वृत्त का एरिया, किसी वृत्त का एरिया, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, 1386 है, ध्यान दो, 22 6 132, 22 3 66, यहाँ से आर स्क्वायर का मान होगा 63 का मतलब 9 सते 63, और यहाँ से 7 जाके आर का मान क्या होगा 21 हो जाएगा। आर का मान 21 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, देखो यहाँ ये रास्ते की चौड़ाई है और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस हमारे पास 21 है। अब 21 में से अगर हम 7 हटा दें तो क्या ये 14 बचेगा जी। अगर हमें इस रास्ते का एरिया चाहिए होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोड पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को हटा दो। देखो पाई तो कॉमन हो ही जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो 21 + 14 35 हो जाएगा, 21 - 14 7 हो जाएगा, 7 से 7 तो चला गया, ये हो जाएगा 22 × 35, यानी 770 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है भाई। अरे एटलीस्ट लाइक क्विक का बटन तो प्रेस कर दो भाई, सिर्फ सिनेमा की तरह देख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। लाइक क्विक का बटन भी प्रेस किया करो ताकि मज़ा आए। और ये गुड़िया जी हंस क्यों रही हो, कुछ नया हो रहा है क्या? हम्म, क्यों एक ही बात पूछ रहे हो बार बार, मैंने कहा ना। सारी क्लास अपने रेगुलर टाइम पर चलने लग जाएगी नेक्स्ट डे से। कभी कभी कोई क्लास लड़ जाता है या फिर हमको कोई ज़रूरी काम हो जाता है जिसके कारण एक आध दिन एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। और टाइम के डिसबैलेंस होने के कारण ऐसा हुआ था, तो टाइम रीअरेंज कर लिया गया है। आज ही बैठ के मैंने टेक्निकल मेंबर नासिर जी से सब कुछ एडजस्ट करा दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, अब पढ़ाने दीजिए, एक ही बात को बार बार नहीं, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो। अब एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 से में है। गोले की सतही क्षेत्रफल शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? बताओ आप लोग, आंसर क्या आएगा?
आप लोगों ने बनाया होगा इसको, बनाओ जरा सा आंसर क्या आ रहा है। देखो गोला का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r², 4 पाई, आर कितना है 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और शंकु का कुल पृष्ठ एरिया क्या होगा, πr × l + r, तो πr और इंटू l+r। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा करो आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इससे आपका एक तो चला ही जाएगा, एक बचेगा, ये हो जाएगा 12√2 और बराबर यहाँ पर l+3√2, l का मान क्या होगा 9√2। हमें चाहिए h, h क्या होता है कोण में l² - r², तो ये आपका हो जाएगा 81 और गुने 2 यानी कि 162 माइनस r² 3√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 दूनी 18, फाइनली आ जाएगा 144 यानी कि 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं। भाई ये क्या है, देखो ओ सेंटर, ओ सर्कल का सेंटर है, ARS 125 है, PAB का मान क्या होगा, PAB का मान क्या होना है। सबसे पहले ये 125 है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल रेखा पर 180, तो ये हमारा हो जाएगा 180 में इसको हटाओ तो ये हो जाएगा 55। अब देखो ये एक ही ये चाप है, इसके द्वारा इधर 55, तो इधर भी क्या होगा 55 ही हो जाएगा। ओके, और मेरे दोस्त क्या है, क्या ये मांग रहा है हमसे डायमीटर वगैरह कोई है। देखो ये जो है ना, ये मेरे दोस्त ये जो सेंटर है वो ए बी पर है, इसका मतलब ये भी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो डायमीटर के द्वारा परिधि पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, अब ये अगर 90 है और ये अगर 55 है तो दोनों मिलकर 145 है, तो ये हो जाएगा 35, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का व्यास 10 सेमी है और ऊंचाई 2 सेमी है, इसे पिघलाकर 1 सेमी व्यास और 0.2 सेमी मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों में ढाला जाता है। इस प्रकार निर्मित सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखो जिसे पिघलाया गया है उसका रेडियस कितना है 5 सेमी और हाइट कितना है 2 सेमी। पिघलाया गया भी सिलेंडर को और बनाया जा रहा है सिलेंडर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितने छोटे छोटे सिलेंडर बनेंगे, इसके लिए डायरेक्ट नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर रखिए πr²h और एक छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे πr। तो देखो इसका r क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1/2 πr²h, h कितना होगा 0.2 सेमी। अब 0.2 को 10 डेसिमल ऊपर करिए, पाई से पाई चला गया, ये हमारा 25 और गुने 20 हो जाएगा, यहाँ 1/4 और इंटू 2 से ये 10 टाइम्स में जाएगा, 250 इंटू 4 हमारा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिनके ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं उनके करेक्ट आंसर है। देख लो जरा इनको, ये क्या है, एक बारंबारता वितरण में वर्ग का माध्य मान इतना है, निचली सीमा का मान इतना है, इसकी ऊपरी सीमा का मान क्या होगा। अरे मेरे दोस्त आप सबको पता है l+u/2 यही तो क्लास मार्क होता है, यही तो क्लास मार्क होता है। कब, जब आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से जब आप क्लास लिखते हैं तो आपका क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज ही तो होता है। क्लास मार्क इज एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, एल तो 30 दिया है, यू नहीं पता, अपॉन 2
क्लास मार्क कितना है, ये 35 है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, अपर लिमिट 40। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखें। एक लंबवृत्तीय शंकु 14 सेमी भुजा वाले घन में अंकित है जो अधिकतम संभव स्थान घेरता है। घन के आयतन का शंकु के आयतन का रेशियो क्या होगा। आप एट फर्स्ट ये देखो क्यूब, मेरे दोस्त देख लो यहाँ पर, छोड़ो हटाओ इसको, इधर मत करो, इधर ही कर लो। अगर यहाँ पर हम क्यूब कंफर्म करें, क्यूब कंफर्म करें, ये मेरा क्यूब कंफर्म हो गया। ठीक है, क्यूब एकदम मैक्सिमम एरिया को क्यूब घेर रहा है, मैक्सिमम। देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो ये इस क्यूब का मान लो कि हम दो मान लिए, इसका बेस दो साइड मान लिए क्यूब का, तो डायमीटर तो हो जाएगा, सॉरी इस घन का हमने भुजा 2 माना, जो इस शंकु का व्यास होगा तो त्रिज्या 1 हो जाएगा, और घन की भुजा ऊपर भी होगा ना, तो जो घन की भुजा होगी वही इसकी हाइट होगी। मुझे क्या चाहिए, दोनों का वॉल्यूम चाहिए, पहले क्यूब का वॉल्यूम चाहिए फिर कोन का वॉल्यूम चाहिए। तो क्यूब का वॉल्यूम तो 2 का क्यूब हो जाएगा। रही बात शंकु के आयतन का, 1/3। ठीक है, अरे हंस क्यों रहे हो, और हो क्या गया, नींद आ रहा है क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और एच कितना है 2 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ये 8 है ना, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारा 21, 21 दूनी 42, और इधर रह जाएगा 11। 42/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 42/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दुगुना कार्य कुशल है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 16 दिनों में करते हैं। तृप्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगी। ठीक है, अब देखिए तरुण और तृप्ति दोनों की इफिशियंसी का क्या रेशियो है। तरुण की इफिशियंसी तृप्ति का डबल है, तृप्ति का इफिशियंसी 1 मान लीजिए, इसका डबल ही 2 हो जाएगा। दोनों मिलके काम को 16 दिनों में करते हैं, तो तृप्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगी। सबसे पहले आप टोटल वर्क ले सकते हैं। दोनों एक साथ 16 दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, 16 दिन में खत्म। अब क्या कह रहा है, तृप्ति अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कोई बात नहीं, करना है 48 काम और तृप्ति की इफिशियंसी 1 है, तो 48 ही लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 28 में साइड 12 दिया गया है, 28 में साइड 12 दिया गया है। अरे छोड़ो ना, ये जरूरी है क्या, जो ये देगा हम वही यूज करेंगे। अरे जब रेशियो चाहिए ना तो वो यूज नहीं करेंगे, अपने मन से हम यूज करेंगे, जो वैल्यू मन करेगा वो वैल्यू। उतना गुलाम थोड़ी ना है वैल्यू के। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने इतना किया चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितना मीटर की दूरी तय किया। अब देखिए 1 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करना था। ठीक है, शुरू के 90 किलोमीटर, ओके भाई 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना था कितना देर में, 1 घंटा में। 90 किलोमीटर उसको 60 मिनट में जाना था। इस 60 मिनट में पहले 25 मिनट तक उसने किस स्पीड का यूज किया, 15.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करो, ये
ये जो मिनट है ना, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड सेकंड चला गया, जरा इसको गुणा कर लो, 25 6 150, 1500 और इंटू 15.2 मीटर। हटाओगे एक जीरो चला जाएगा, 0 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 3 78, 15 एकम 15 और 7 22। तो इतना मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। टोटल 9000। ये क्या हो गया? टोटल हमें 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 90,000 मीटर की दूरी ट्रेवल करना है। ठीक है, अब 90,000 में 22,800 मैंने ट्रेवल किया। 90,000 में 22,000 हटा दो, पहले कितना बचेगा? 68। 68,000 में 800 और हटा दो, 67,200। इतना मीटर का दूरी तय करना है बचे हुए टाइम में। बचा हुआ टाइम कितना है? 60 मिनट में 25 मिनट तो यूज़ कर लिए, बच गया कितना? 35 मिनट। 35 मिनट को सेकंड में बदल दो, क्योंकि मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि प्रति सेकंड बचे हुए ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितना दूरी तय करेगा। इसलिए मैंने मीटर को क्या कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कटने वाला है उसे काट लो। अब देखो यहाँ पर मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या होने वाला है, इस 60 से एक जीरो हटा दो और 6 से काट लो। 6 11 और 6 दूनी 12 और एक जीरो भी है, 35। 16 सते 112 और 5 सते 35, 5 से काट देंगे हो जाएगा 32। यानी प्रति सेकंड 32 मीटर की दूरी तय करेगा। प्रति सेकंड 32 मीटर की दूरी। ठीक है, ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। आओ मेरे दोस्त 31 की ओर चलते हैं। 619 मीटर की एक वृत्ताकार पथ में प्रीति और रानी एक ही समय विपरीत दिशा में इतना इतना की चाल से चलना शुरू करती है। पहली बार किस समय मिलेगी? तो डायरेक्ट आप टाइम निकाल लिए। 619 मीटर ये रिलेटिव डिस्टेंस है अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड होके काम करेगा, तो हो जाएगा 5 8 4 12 और ये 5 2 7 और 1 8, इतना किलोमीटर पर आवर। क्या करना है आपको? आप सबसे पहली बात किलोमीटर पर आवर को, ये 619 मीटर को अपने जगह रहने दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका किलोमीटर पर आवर है ना, ये 825, 2 जीरो तो ऊपर चला जाएगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब अभी क्या होगा कि मीटर से मीटर चला जाएगा, जो भी आएगा सेकंड में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी आएगा सेकंड में आएगा, तो आप एक काम करिए ना, ये 619 इंटू 100 और 18 भी ऊपर ही जाएगा, और ये 825 और गुने 5, इतना सेकंड है। मिनट में चाहिए ना, 60 से भाग दे दो। अभी सेकंड नहीं रहा, मिनट हो गया। अभी मिनट हो गया। ठीक है, अब देखो जो आंसर आ जाएगा इसको थोड़ा सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लेना, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, 4.5 आपको नजर आएगा। ओके, मेरे दोस्त मैंने शुरू में ही जवाब दिया, शुरू में ही कह दिया कि कभी कभी कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, जिसके कारण क्लास कभी कभी एक दो क्लास इम्पोर्टेंट वर्क के कारण या फिर टाइम लड़ जाने के कारण कभी कभी बाउंस बैक हो जाता है। तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है। उसको हमने बैठ करके आज पूरा चीज़ शेड्यूल किया, रीशेड्यूल किया, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम क्लास नहीं लेंगे तो फीडबैक मेरा ख़राब नहीं होगा, रेस्पॉन्स मेरा ख़राब नहीं होगा? आपकी लाइफ से ही तो हमारा लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर आपको डिस्टर्ब होगा तो फिर आप किसी को थोड़ी ना आने दोगे, है ना? भाई मास्टर पढ़ाता तो अच्छा है लेकिन रेगुलर क्लास नहीं लेता है, तरह तरह की बात आएगी, है ना? तो क्या मैं चाहूँगा कि मेरा फीडबैक ऐसा हो, है ना? इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। मैंने आज सबको रिशेड्यूल कर दिया है, कोई समस्या आपको नहीं होना है। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में जाती है, जबकि वह 2.5 घंटे में वापस आ जाती है।
अगर धारा की चाल इतना है तो नाव की चाल क्या होगा। देखिए डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। टाइम क्या ले रहा है, जरा टाइम देख लो आप। तो मेरे दोस्त टाइम धारा की दिशा में जा रहा है 2 घंटे का टाइम ले रहा है, धारा के विपरीत 5/2 घंटे का टाइम ले रहा है। तब तो टाइम हमारा हो जाएगा 4:5। अगर टाइम हमारा 4:5 है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो स्पीड का रेशियो हमारा हो जाएगा 5:4। अनुपात की राशि x मान लो, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल। अगर आपको धारा की चाल चाहिए होगा तो दिशा वाली चाल माइनस विपरीत वाली चाल बटे 2, यही हो गया धारा का चाल जो दिया हुआ है 3। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6। अब x का मान 6 होते ही ये आपका 6×5 30 होगा और 6×4 24 होगा। क्या चाहिए मुझे, नाव का स्पीड हो जाएगा दिशा वाली चाल प्लस विपरीत वाली चाल बटा 2 यानी 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निक्की लिख रहे हैं कि बाबा बहुत दिन बाद लिखे हैं। बाबा मैं आपका मैसेज देख लिया हूं मेरे दोस्त, मैं आपका मैसेज देख लिया हूं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करना है इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। दोनों संख्या का योगफल इतना है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखो एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 14% के बराबर है। 100 से 100 चला जाएगा, यहाँ से a/b करने जाओगे, ये 7/10, ये 7/10 होगा। a अपना 7 हो गया, b अपना 10 हो गया, ये दोनों का योगफल होगा 17। और यही जो हमारा 17 है ये 8942 होगा। यहाँ से एक रेशियो का मान 17 × 85 बचेगा कितना 4, 17 दूनी 34, 17 6 102। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, बड़ी संख्या हमारा 10 है जो हो जाएगा 5260। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार शरीफ पैरामाउंट क्लास से याद है मुझे 2018 में 2018-19 का वो दौर था जब मैं पैरामाउंट में बिहार शरीफ में था। आज भी मैं उस दौर को मिस करता हूँ क्योंकि वहाँ के बच्चे जो रेस्पेक्ट दिए थे वो रेस्पेक्ट शायद ही और किसी शहर में मिलता है। ऐसा नहीं है कि और किसी शहर में डिसरेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बिहार शरीफ की जो यादें हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मुझे याद है 6 बजे सुबह में एकदम 6-7 बजे शीतलहर में क्लास लगाता था। बच्चे अपने घर से वो जो थर्मस वाली बोतल है उसमें चाय बना कर आते थे क्योंकि उनको पता था कि मास्टर जब तक चाय नहीं पिएगा पढ़ाएगा नहीं, है ना, मतलब मास्टर का मूड फ्रेश नहीं होगा ऐसा बच्चे समझते थे। ये सारा प्यार था। चलिए आइए देखते हैं। सारे बच्चे को कहना ढेर सारा आशीर्वाद। एक पंखे का क्रय मूल्य इतना है, एक व्यापारी इसे बेचकर 24% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य 4400 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 24% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, और 12% की छूट 12% की छूट की घोषणा भी करता है। ठीक है, 12% की छूट की भी घोषणा करता है। बताइए इसका अंकित मूल्य क्या होगा। बताइए इसका अंकित मूल्य क्या होगा। मेरे दोस्त देखो, सबसे पहली बात तुम ये समझो, ये 4400 है ना, 4400 क्या है ये, सीपी। सीपी का मतलब होता है 100% का मान, 100% का मान। तो 100% का मान 4400 है। क्या चाहिए, बेचकर हमें 24% का लाभ चाहिए, यानी बेचकर हमें 124% चाहिए। तो अभी तक जो आपको ये दिख रहा है ये मेरे दोस्त हमारा एसपी हो गया। 100% का मान इतना है, 124% का मान निकालेंगे एसपी हो जाएगा।
लेकिन हमें पता है कि 12% की छूट देकर बेचा गया है। 12% की छूट देने का मतलब है ये जो एसपी है वो रियल में 88% का मान है। 12% की छूट देने के बाद इतना में बेचा है, तब तो ये जो एसपी होगा वो 88% का मान होगा। हमें चाहिए एमआरपी, तो 100% का मान निकाल लो, हो गया। अब जो भी आ जाएगा वो तुम्हारा एमआरपी ही हो जाएगा। ना क्या सोचना है। 6200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसे देख लो, ये क्या है। अनिल अपने ग्राहक को एक टीवी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये की अंकित मूल्य वाले का वास्तविक सीपी क्या होगा। अब देखिए, याद रखना मेरे दोस्त, ध्यान रखना है, डिस्काउंट देने से अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी एमपी में रेशियो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट से सीपी हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट से एमपी हो जाएगा। तो 100 माइनस 15 ये हमारा 85 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट 25 यानी कि 125 हो जाएगा। 17 पचे 85, 25 पचे, तो ये जो आप देख रहे हो, छोड़ो यहीं पर देख लो, 125 जो एमआरपी है वो 500 है, यानी 4 टाइम्स है। आप इधर भी 4 टाइम्स कर लो, 5 4 20, 8 4 32 और 2 हो जाएगा 34। 8 4 32 और 2 हो जाएगा 34। अब इस पर आ जाओ, इसको देखो। एक व्यक्ति इसी राशि को 25% की वार्षिक दर साधारण पर उधार लेता है। 6 वर्षों के में ब्याज उधार ली गई राशि से इतना अधिक हो जाता है, तो बताइए उधार ली गई राशि क्या होगा। उधार ली गई राशि यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है ना। 25% की रेट से 6 साल का जो इंटरेस्ट होगा, 25 और 6 150% हो जाएगा। तो बताइए ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा, 360 ज़्यादा। यहाँ से देखो 50% का मान हो जाएगा 360, अगर 100% का मान लेंगे तो 720 हो जाएगा। 720 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देख लो, ये क्या है। 9500 रुपये की राशि 2 साल में इतना हो जाता है, निश्चित दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि पर समान समय में साधारण ब्याज दुगुनी दर से क्या होगा। अच्छा, 9500 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में इतना हो जाता है, तो पहले रेट निकाल लीजिए। 9500 प्रिंसिपल है और अमाउंट 11,495। अगर हम इसका रेशियो लेने जाते हैं तो क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या ये 5 से कटेगा, 5 से तो कटना ही कटना है, काटो। 19 पचे 95, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नब्बे 45, 5 नब्बे 45। और देखो किसी चीज़ से कट रहा है, 19 से ये 100 हो जाएगा। 19 से कम 19 बचेगा 3, 19 दूनी 38, 19 से कम 19। ये हो गया मेरे दोस्त प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, कितने साल में, 2 साल में। अगर 1 साल पे आना है तो स्क्वायर रूट लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 से 11। 10 से 11 तो मेरे दोस्त वृद्धि कितना, 1 का 10 पर, तो 100 पर क्या होगा, ये हमारा 10% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% हो गया। अब हमें क्या कह रहे हैं, दुगुना रेट यूज़ करो यानी 20%, ठीक है। समान समय की बात कर रहा है, 9500 रुपये, ठीक है। 9500 रुपये समान समय यानी 2 साल के लिए 20% की रेट से कितना ब्याज देगा, 40%। 40% निकाल के देख लो, ये 0 हो गया, 5 36 और 2 38 हो जाएगा, 3800। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 3800 हो जाएगा। अब इसको देखिए, एक एक परिवार में 7 सदस्यों की औसत 35 है। यदि सबसे छोटे सदस्य जुड़वा है और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म पर परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु क्या होगा। अब आप सोचिए, सबसे छोटा जुड़वा है और वो 15 साल का है, इसका मतलब दोनों मिला के 30 साल। अब कह रहे हैं इनके जन्म पर चले जाइए, तो 7 सदस्य का औसत है 35। अब इनमें से अगर हम दोनों जुड़वा के जन्म पर जाएंगे,
हेलो, अब ये देखिए, जो अभी 15 साल का है, अगर हम बैक जाएंगे तो मेरे दोस्त कितने का होगा? 0। 15 साल पीछे जाएंगे, 15 साल पीछे जाएंगे 7 लोगों का, तो क्या होगा? 15 सते 105 की कमी होगा, हो जाएगा 175 और माइनस 105, यानी आप समझिए कि यहाँ पर हमारे पास केवल 14 रह जाएगा, सॉरी 70 रह जाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो अभी आप देख पा रहे हो, एकदम ध्यान से चीज़ को समझोगे तब जाके मज़ा आएगा, और नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। देखो कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? हम्म, यहाँ देखो, यहाँ इतना दिमाग ही मत लगाओ, इतना माथा लगा अपना माथा खराब मत करो। तो कैसे? अभी 35 एवरेज है ना, अगर आप जो 15 साल का है अगर उसके जन्म पर जाएंगे तो 15-15 साल सब घटेगा, एवरेज में भी 15 की कमी हो जाएगा, सीधा हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर 20। अब एवरेज में हम 15 की कमी क्यों? क्योंकि 15 साल पहले जाना है, तो 15 की कमी किए, 15 साल पहले गए तो 20, तो 20 ये एवरेज 7 लोगों का होगा, तो यहाँ पर 140 योगफल होगा। लेकिन हमें क्या बोला कि जन्म पर अन्य सदस्य का, तो जन्म पर अन्य सदस्य की बात अगर करेंगे क्यों, तो वहाँ पर सदस्य कितना है? 2 जुड़वा जो जन्म लिया उससे पहले तो 5 ही सदस्य है ना, इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, एवरेज 28 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एकदम आसान टॉपिक है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है? 2 संख्या का 968 है, योगफल इतना है, तो बताओ कितने पेयर संभव है? अगर एचसीएफ हमारे पास 68 है, अगर एचसीएफ 68 है तो नंबर क्या होगा? 68A और 68B, ये दोनों का योगफल हो जाएगा 1224। 68 कॉमन कर लो, 1224, ठीक है। 17 चौको 68, 17 सते 119, 17 दूनी 34, यानी A प्लस B हो जाएगा 18। ऐसा 2 नंबर जिनको जोड़ने से 18 हो जाए और कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो 1 और 17 हो सकता है, 2 और 16, 3 और 15, 4 और 14, 5 और 13, 6 और 12, है ना, 7 और 11, 8 और 10, 9 और 9, है ना, और फिर हो जाएगा 10 और 8, कपल रिपीट हो गया, 8 10 10 8 एक ही बात है। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दीजिए, जिसमें कुछ कॉमन है उसको हटाइए, हटा दिए। यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं है और यहाँ कॉमन नहीं है, कितना पेयर संभव है? 3 पेयर संभव है। अंतिम है, आप बना करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है। जोर घटाव तो कम से कम खुद से कर लिया करो। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पर आज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। थैंक यू।